हेलो फ्रेंड्स, मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का TSE दी स्ट्रगलर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे फॉर योर स्ट्रगल विथ योर स्ट्रगल। सो दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, कोई भी आप कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या अपनी स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आता है, रेलवे RRBs जिसको हम कहते हैं, IBPS यानी बैंकिंग और इंश्योरेंस की एग्ज़ाम्स होती है, UPSC आपका स्टेट का PSC, स्टेट के पुलिस एग्ज़ाम्स, डिफेंस एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सो उन स्टूडेंट्स के लिए आज से जो TSE है, दी स्ट्रगलर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, वो एक नया सेशन लेके आ रहा है जिसका आज से शुरुआत हो रही है। उसमें हम क्या करेंगे कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, राइट, करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें डीप में डिस्कशन करना बनता है, डिटेल में डिस्कशन करना बनता है, जिसके वो टॉपिक ऐसे हैं कि जिसके ऊपर आप वन लाइनर से नहीं पढ़ सकते, आपको उसमें डिटेल में डिस्कशन करना होगा, उसका पास्ट देखना होगा, प्रेजेंट देखना होगा, फ्यूचर भी देखना होगा। सो ऐसे टॉपिक के ऊपर हम रेगुलर बेसिस पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद वीडियो के साथ साथ हम आपको एक PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे जो आप अपने PC, लैपटॉप, फ़ोन जो भी है उसमें आप सेव करके रख सकते हैं और उसके बाद उसका रिवीजन कर सकते हैं। सो यकीन मानिए, अगर आपने ये सेशन रेगुलर देखे, सो अगर इस टॉपिक में से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। गारंटी लेते हैं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं होगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस शर्त ये कि आपको ये सेशंस रेगुलरली देखने हैं। और PDF मिल रही है, आप सेव करके रखिए और रिवीजन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। सो दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट ये वीडियो है, फर्स्ट टॉपिक जो है करंट अफेयर के डिस्कशन का, ये मुद्दा 2020 के बड़े बड़े मुद्दों में से एक था, बहुत हॉट टॉपिक्स में से एक रहा 2020 के। बहुत डिस्कशन हुआ, कंट्रोवर्सीज भी हुई, बहुत डिबेट्स हुई, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्लियरेंस दे दिया। सो ये मुद्दा है आज का हमारा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम RRB रेलवेज के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टाफ सिलेक्शन के लिए कर रहे हो, बैंकिंग, स्टेट PSC, UPSC, पुलिस एग्जाम, डिफेंस एंड सॉल्व, इन सब के लिए ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे ही, और ये हमारी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो आज का हमारा वो डिस्कशन का टॉपिक है, वो है द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सो क्या है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? आप में से कई स्टूडेंट्स ने पहले इसके बारे में सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। सुना है तो अच्छी बात है, आइडिया है। अगर नहीं सुना है तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो से पढ़ाऊंगा, स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, और यही मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। मैं हमेशा यही स्ट्रेटजी से पढ़ाऊंगा कि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको कुछ नहीं पता है, मैं हमेशा उसी तरह से पढ़ाऊंगा। सो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्रेजेंट पढ़ेंगे और फ्यूचर के स्कोप भी पढ़ेंगे। सो एक मल्टी डायमेंशनल वे में हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, ओके। सो द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, पहली बात तो ये कि ये जो हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक हमारे वाले जो डिस्कशन का एक ट्रेलर बता देता हूँ। एक ट्रेलर बता देता हूँ, जो मूवी के पहले ट्रेलर आता है वैसे ही मैं आपको एक ट्रेलर बताऊंगा। 2 लाइन में मैं बताऊंगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, फिर उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। सो अभी जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा बैठती है। ठीक है, वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने एकदम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की बात हो रही है। एकदम नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनेगा, ना कि सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग, बल्कि जो जो राजपथ है, मतलब आपके इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन, इनको जोड़ता हुआ जो एक मार्ग है, आगे हम देखेंगे फिगर में, उस मार्ग के दोनों तरफ जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग्स है उसको पूरा रीवैम्प, रीडेवलपमेंट करने की बात करी जा रही है। और यही है द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये जो रीडेवलपमेंट करने का टास्क है, ये प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, सो मैंने आपको ट्रेलर बताया, ऊपर ऊपर से मोटी मोटी बातें कर दी। अभी शुरू करेंगे हिस्ट्री से।
बैकग्राउंड से शुरू करेंगे कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, क्यों ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कैसे बना, क्यों रीडेवलपमेंट करने का टाइम आया, इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या मंशा रही, सब कुछ डिस्कशन करेंगे, बेसिक से करेंगे, जीरो से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये कहानी की शुरुआत होती है सन 1911 से। ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? सन 1911 से इसकी शुरुआत होती है। इंग्लैंड के किंग जॉर्ज फाइव, जो ग्रैंडसन थे किनके? क्वीन विक्टोरिया के। हमें पता है 1858 से जब हमारा देश डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आया, डायरेक्टली ब्रिटिश का शासन हुआ, पार्लियामेंट का शासन शुरू हुआ, तब जो फर्स्ट क्वीन थी वो थी क्वीन विक्टोरिया, और उनके जो पोते थे वो थे किंग जॉर्ज फाइव, जो जिनका राज्याभिषेक होने वाला था अभी। सो उसी दौरान सन 1911 में किंग जॉर्ज ने इंडिया की मुलाकात ली। ठीक है, किंग जॉर्ज ने इंडिया की मुलाकात ली और एक इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया, एक ऐसा अनाउंसमेंट किया कि वो डिसीजन आज तक चला आ रहा है हमारे इंडिया में। क्या था वो डिसीजन? वो डिसीजन ये था कि इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जा रही है। जी हाँ, इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जा रही है। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों किया, कलकत्ता में क्या बुराई थी, क्यों उसको कैपिटल नहीं रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम था क्या, उसको क्यों दिल्ली में शिफ्ट किया गया? और हमें पता है आज तक हमारी कैपिटल दिल्ली ही है। सो ये इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम क्यों उठाया गया 1911 में? सो ये इसकी जो लिंक है कलकत्ता को शिफ्ट करके हमारी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली बनाने के लिए, इसकी जो लिंक है वो जुड़ती है सन 1905 के बंगाल डिवीजन से। अगर आपने पहले कभी हिस्ट्री पढ़ी है सो आपको पता होगा कि सन 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ था। और ये हिस्ट्री का बेहद एक रोचक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तरीके से तो आपको पता होगा कि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत मजा आता है ये पढ़ने में। अगर नहीं भी पढ़ी है तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर के साथ साथ बहुत जल्द हम आपके लिए हिस्ट्री का भी एक कोर्स लेके आने वाले हैं, एक सेशन लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस तक की सारी हिस्ट्री पढ़ाएंगे। सो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कायदे से पढ़ेंगे, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, अभी मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका लिंक सन 1905 के बंगाल डिवीजन से है। टाइम था सन 1905 का। अंग्रेजों की नीति हमें पता है, डिवाइड एंड रूल की नीति थी, और इसी नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो था बंगाल डिवीजन। आज का जो हमारा वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और थोड़ा सा उड़ीसा वाला जो पार्ट है वो, और बांग्लादेश, ये दोनों मिला के बंगाल हुआ करता था, जिसको हम उस समय में बंगाल के नाम से जानते थे। उस बंगाल के डिवीजन किए गए। डिवीजन फिजिकली थे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दोनों बनाया गया था, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य बहुत ही खतरनाक था। डिवाइड एंड रूल की नीति, वहां पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। कौम के बेस पे, रिलीजन के बेस पे उसका डिवीजन हुआ बंगाल का, जिसमें जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, जिसको आज हम वेस्ट बंगाल ही जानते हैं, उसमें हिंदू मेजोरिटी थी, कौम की, रिलीजन की। और ईस्ट बंगाल की हमारी बात करें, आज का हमारा ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश में मुस्लिम मेजोरिटी थी। इसी के बेसिस के ऊपर अंग्रेज सरकार ने, तब हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 1905 में हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने ये ऐतिहासिक डिसीजन लिया और बंगाल का डिवीजन किया। अभी ऑब्वियस सी बात है कि हमारा देश, भले हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन एकता भी उसके समय में बहुत एकता थी। इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे रिलीजियंस है, लेकिन हमारे देश में जो एकता है वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है। राइट? ऑब्वियस सी बात थी कि इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, अनाउंसमेंट किया गया, पब्लिक को गुस्सा तो आएगा ही आएगा। बड़े पैमाने पे, बहुत ही बड़े पैमाने पे आंदोलन स्टार्ट हुआ। बहुत ही बड़े पैमाने पे आंदोलन स्टार्ट हुआ। आंदोलन हिंसक था, अहिंसक भी था। और हिंसक आंदोलन में हमें पता है क्या होता है, पटरियां उखाड़ी गई,
इलेक्ट्रिक पोल्स को तोड़ दिया गया, सरकारी बिल्डिंग्स जो भी थी उनको आग लगाई गई। हिंसा में हमें पता है क्या होता है, ये सारी चीजें हुई और जिसका एपी सेंटर कलकत्ता था, क्योंकि बंगाल का डिवीजन हुआ था और उस टाइम पे बंगाल का सबसे बड़ा सिटी भी कलकत्ता हुआ करता था, और वही कलकत्ता अंग्रेजों के लिए उनका व्यापार का हब था, व्यापार का भी एपी सेंटर था। उनका मेजर व्यापार जो है वो कलकत्ता से ही होता था वाया सी रूट, राइट। सो बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ, पर इस आंदोलन के साथ साथ एक और मुहिम चलाई गई, एक और कैंपेन चलाया गया। वो कैंपेन था स्वदेशीकरण का। स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी चीज वस्तुओं का यूज करना है, ब्रिटेन से इंग्लैंड से जो भी चीज वस्तुएं आती है उनका बहिष्कार करना है, ये कैंपेन चलाया गया। सिमिलर अभी कैंपेन हमारा वही चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत, राइट। हमारे यहाँ पे इंडिया में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उनका मैक्सिमम यूज़ करना है, ताकि हमारा पैसा हमारे देश में ही रहे, कहीं बाहर न जाए और हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े, साथ में हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो। सो सेम कैंपेन 1905 में चला गया था, स्वदेशीकरण का कैंपेन, राइट। अभी देखिए, आंदोलन हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ और साथ में स्वदेशीकरण का मूवमेंट तो चल ही रहा था। सो अगर ओवरऑल बात करें तो अंग्रेजों को इससे भारी नुकसान हुआ, बहुत ही भारी नुकसान हुआ। अगर हम कुछ फिगर्स पे नजर करें तो 1904 की अगर हम बात करें तो हमारा सारा सामान जो है वो अंग्रेज इंग्लैंड से इंपोर्ट करवाते थे और फिर यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट में बेचते थे। तो अगर सन 1904 के मैं कुछ फिगर आपको बताऊं तो 76,200 रुपीस की जो चीज वस्तुएं थी वो कलकत्ता के जो चार एक यूनिट बोले जाते थे, हिस्ट्री में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये सिर्फ मैं 4 यूनिट की बात कर रहा हूँ, कलकत्ता के 4 यूनिट की बात कर रहा हूँ। उनकी इंपोर्ट वैल्यू 1904 में इंग्लैंड की चीज वस्तु की 76,200 रुपीस थी, जो 1905 में घटकर 9,700 रुपए हो गई। ड्रास्टिकली चेंज, ड्रास्टिकली रिडक्शन आ गया, अंग्रेजों को व्यापार में बहुत ही नुकसान हुआ। इसके साथ ही अगर हम क्लोथ्स की बात करें सो विदेशी जो कपड़ा हमारे यहाँ पे आता था वो 3 करोड़ से भी ज्यादा मीटर कम आया इस स्वदेशीकरण मूवमेंट के चलते। अगर हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जो कॉटन था, कॉटन के भी क्लोथ्स 1 करोड़ से ज्यादा कम जिसका इंपोर्ट हुआ। सो बड़े भारी पैमाने पर अंग्रेजों को इसका नुकसान हुआ। अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाहाकार मच गया कि भाई क्या हो गया, ये डिसीजन ले लिया, क्या चल रहा है, ये व्यापार में तो घोटाला हुआ ही हुआ, बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। सो इन सब के बाद अंग्रेजों को एक बात समझ आ गई कि भैया कलकत्ता को अब हम ज्यादा देर तक कैपिटल नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आगे चल के कभी भी आंदोलन होगा सो वो हमेशा कैपिटल के पास होता है। अभी के आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारे जो फार्मर्स हैं जो आंदोलन कर रहे हैं फार्म बिल्स के विरुद्ध, सो वो दिल्ली में हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, सरकार वहां पे बैठती है, सारी मिनिस्ट्रियां वहां पे है, सो उसका इफेक्ट पड़ता है। सो वो वहां पे आंदोलन कर रही है। तो उसी समय भी ऐसा ही था कि कलकत्ता जो है वो आंदोलन का एपी सेंटर बनने जा रहा था, क्योंकि सारा हैंडलिंग मैनेजमेंट कलकत्ता से ही हो रहा था। सो अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई कि भैया अब ज्यादा हम जो है वो कलकत्ता को कैपिटल नहीं रख सकते, और यही रीजन है कि भारत की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई। कब? जब किंग जॉर्ज भारत आए, उन्होंने भारत का दौरा लिया, तब हमारे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग हमारे वाइसरॉय हुआ करते थे 1910 से 1916 के बीच, और ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 1911 की। सो 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम जो है वो हमारी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं। और ये अनाउंसमेंट कहाँ पे हुआ था? तो ये अनाउंसमेंट हो रहा था दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार, जो किंग यहाँ पर भारत आए थे तो उनके मान सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था दिल्ली में, और यहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुआ। अभी देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई भी नई कैपिटल बना रहे हो सो कैपिटल ऐसे ही नहीं बनती है। कलकत्ता में ऑलरेडी सरकार जो चला रही थी वहां से पूरा मैनेजमेंट कर रही थी, तो उनके खुद के बिल्डिंग्स थे, उनके खुद के सेक्रेटरीट ऑफिस थे, वहां पे जो वाइसरॉय रहा करते थे उनका ऑफिस था। तो सारा मैनेजमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जो ऑलरेडी कलकत्ता में पहले था। और अगर आप कलकत्ता से कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर रहे हो तो आपको
दिल्ली में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किंग जॉर्ज ने दो बंदों को दिया। वो दो बंदे जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, दोनों का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन पहले कौन थे? एडविन ल्यूटियन। पहले बंदे एडविन ल्यूटियन, उनका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ और उन्होंने अपनी कर्मभूमि इंग्लैंड को ही बनाया, उन्होंने अपना काम इंग्लैंड में ही किया। और दूसरे पर्सन हर्बर्ट बेकर, इनका जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि साउथ अफ्रीका को बनाया। साउथ अफ्रीका में भी आज प्रिटोरिया बिल्डिंग्स हैं, कई बिल्डिंग्स जो है वो हर्बर्ट बेकर ने ही बनाई हुई है। सो दिल्ली में पार्लियामेंट बनाना, सेक्रेटरीट ऑफिस बनाना, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जो आज हमारा सेंट्रल विस्टा जिसको कहा जाता है, आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो सारी चीज एडविन ल्यूटन एंड हर्बर्ट बेकर ने बनाई, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो इस सेंट्रल विस्टा का एक पार्ट है। सो एडविन ल्यूटन एंड हर्बर्ट बेकर को ये काम सौंपा गया कि भैया देखो, हमारी कैपिटल जो है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होने वाली है, सो आपको दिल्ली को एकदम बढ़िया बनाना है। हमारी सरकार को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, पार्लियामेंट बनाइए, सेक्रेटरीट के ऑफिस बनाइए, प्रेसिडेंट हाउस बनाइए, जो भी आवश्यकता है वो सारा आप दोनों बनाएंगे, क्योंकि ये उस जमाने के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते थे, एडविन ल्यूटन एंड हर्बर्ट बेकर। ठीक है, सो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, यह है किंग जॉर्ज। ओके, सो सर एडविन ल्यूटन एंड सर हर्बर्ट बेकर। अभी अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, मतलब हमारा पार्लियामेंट वाला जो एरिया है, उसमें से मेजर हमारा है वो है पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग। वो पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग दोनों के द्वारा बनाया गया, ल्यूटियन एंड बेकर दोनों ने मिलकर बनाया। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो राष्ट्रपति भवन है, हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, वो एडविन ल्यूटन ने बनाया। उसके अलावा जो भी हमारे सेक्रेटरीट है, लोकसभा को अपना एक डिफरेंट सेक्रेटरीट है, राज्यसभा को भी अपना एक खुद का सेक्रेटरीट है। सो ये सेक्रेटरीट का बिल्डिंग नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक हर्बर्ट बेकर ने बनाया। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो साउथ अफ्रीका में रहे, उन्होंने अपनी कर्मभूमि साउथ अफ्रीका को बनाया था। सो साउथ अफ्रीका की यूनियन की जो बिल्डिंग है, उसको प्रिटोरिया जहाँ पे है उसका एक शहर, वो बिल्डिंग्स, यूनियन की बिल्डिंग्स भी हर्बर्ट बेकर ने बनाई थी। ठीक है, सो पहले बात करते हैं हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग की, क्योंकि वो एक बहुत महत्व का मुद्दा है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसमें सबसे पहला कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट बिल्डिंग का ही होने वाला है। सो सबसे पहले हम डिस्कशन पार्लियामेंट बिल्डिंग का ही करेंगे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हमने ऑलरेडी बात की है कि डिजाइन किया गया ल्यूटियन और हर्बर्ट बेकर को। अभी देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिजाइन इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिख के ले लीजिए, आने वाले आपके सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और आएगा ही। डिजाइन इंस्पिरेशन लिया गया 64 योगिनी टेम्पल है, मितावली करके एक गांव है मध्य प्रदेश में, राइट, इसको एकतरासो महादेव टेम्पल भी कहा जाता है। ये देखिए, ये है 64 योगिनी टेम्पल, ऐसा ये राउंड शेप में पूरा टेम्पल है, बीच में ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क है, और सेम यहाँ से इंस्पिरेशन लिया गया और इसी इंस्पिरेशन से हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का डिजाइन किया गया। देखिए ये बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग, ये उस जमाने का बिल्डिंग है हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ पर ये है आपका लोकसभा, यहाँ पे बैठता है आपका राज्यसभा, और ये है आपका एक लाइब्रेरी हॉल है, एक लॉन्च जैसा है, और बीच में ये 3 पार्ट में यहाँ पे गार्डन्स है तीनों के बीच में। ठीक है, सो ये हमारी पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, जिसका इंस्पिरेशन कहाँ से, 64 योगिनी टेम्पल जो हाल मध्य प्रदेश में है, वहां से उसका इंस्पिरेशन लिया गया और बनाया गया। पहले सिर्फ एक फ्लोर था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसके बाद जगह की कमी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती गई हमारी, उसके साथ पता है एमपीज भी बढ़ते गए यहाँ पे, सो उनके ऑफिस भी बनाने पड़ेंगे। सो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे सेकंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया गया बहुत सालों बाद। ठीक है, सो देखिए, कंस्ट्रक्शन हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग का सन 1921 में स्टार्ट हुआ, उसका इनोग्रेशन सन 1927 में हुआ, और जब इनोग्रेशन हुआ तब हमारे वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये लॉर्ड इरविन वही व्यक्ति है, वही वाइसरॉय है कि जिनके बीच में और हमारे महात्मा गांधी जी के बीच में इरविन पैक्ट साइन हुआ था, कब, सन 1931 को, सन 1931 को, कहाँ पे, कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में लॉर्ड इरविन और हमारे महात्मा गांधी जी के बीच में इरविन पैक्ट साइन हुआ था, और उसके कराची अधिवेशन के
चीफ कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे, कराची अधिवेशन के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। सो जब पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ सन 1927 में, तो हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग मैंने आपको बताया, लोकसभा, राज्यसभा, लाइब्रेरी हॉल है। मेजर 3 ही पार्ट में बटा हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा एंड लाइब्रेरी हॉल, और उन तीनों के बीच में गार्डन अवेलेबल है। ठीक है। सिटिंग कैपेसिटी यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है और आगे जाके इसका डिस्कशन आएगा, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हम बात करेंगे कि भाई क्यों बनाया जा रहा है, तो ये टॉपिक वहाँ पे आएगा। अभी की हमारी पार्लियामेंट की सिटिंग कैपेसिटी 790 लोगों की है। मतलब वहाँ पे लोग नहीं बैठते, ऑब्वियसली एमपीज बैठते हैं। सो सिटिंग कैपेसिटी 790 एमपीज की है। एक साथ 790 एमपी हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठ सकते हैं, जिसमें लोकसभा भी शामिल है और राज्यसभा भी शामिल है। सो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के 790 एमपी एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है। चलिए, अभी जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा था कि सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, ये पहले सेंट्रल विस्टा ल्यूटियन और हर्बर्ट बेकर ने बनाया। सो क्या है ये सेंट्रल विस्टा एरिया? सो अगर यहाँ पे आप इमेज में ठीक तरीके से देख पा रहे हो, तो ये है आपका राष्ट्रपति भवन और ये है आपका इंडिया गेट। ठीक है। ये है आपका इंडिया गेट और ये है आपका राष्ट्रपति भवन, और उन दोनों को जोड़ती हुई जो ये मार्ग है, जो ये सड़क है, इसको हम कहते हैं राजपथ। उनको हम कहते हैं राजपथ। यहाँ पे आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है। अभी यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का बिल्डिंग है, हमारी पार्लियामेंट का। ठीक है। ये राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट, इन दोनों को जोड़ती हुई सड़क यानी राजपथ। और ये राजपथ की दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है। बहुत जरूरी बिल्डिंग्स जहाँ से पूरे देश का संचालन होता है, वो यहाँ पे है। इसमें आपका नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक आ गया, जहाँ पे ऑलमोस्ट मिनिस्ट्रियां हैं। जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं वो राजपथ क्लब के ऊपर ही है। मतलब राजपथ ये रोड है, उनकी दोनों साइड में मिनिस्ट्रीज हैं हमारी। उसके अलावा जितने भी हमारे सेक्रेटरीएट्स है, 2 सेक्रेटरीएट्स बिल्डिंग है हमारे, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो वो दोनों सेक्रेटरीएट बिल्डिंग राजपथ के ऊपर ही है, राजपथ के पास ही है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और ये जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, इंक्लूडिंग राजपथ, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं सेंट्रल विस्टा। समझ आया? सेंट्रल विस्टा मतलब सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। सेंट्रल विस्टा मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग तो है ही है, उसके अलावा राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट दोनों को जोड़ता हुआ ये राजपथ, और उसके दोनों तरफ जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, नेशनल आर्काइव्स हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स हैं। सबके नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आप मेजर नाम बस याद रखिए। पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है और हमारे सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स हैं। इन सबको मिला के हम सेंट्रल विस्टा कहते हैं। ये पूरा 2 से 3 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है, जिसको हम सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सो अब आपको आइडिया हो गया हो कि सेंट्रल विस्टा क्या है। ठीक है। अभी हमने रीडेवलपमेंट की बात नहीं की है, अभी हमने सिर्फ हमारी हिस्ट्री को कवर किया है, बैकग्राउंड को कवर किया है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और ये सेंट्रल विस्टा एग्जिस्टिंग कैसे हुआ, कैसे ये बना, दिल्ली में ही क्यों बना, क्यों कलकत्ता में नहीं बना। अब तक आपके ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि और कई जगह पे क्यों नहीं, क्यों दिल्ली में ही। ठीक है। चलिए, अभी हम यहाँ से अपनी बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा मैंने आपको बताया क्या है। देखिए, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक इमेज दी गई है, जिसमें यहाँ पे आपको ये इंडिया गेट दिख रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे आपकी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और ये दोनों तरफ जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, ये सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग्स है, और ये बीच से जो ये रास्ता जा रहा है वो है राजपथ। राइट, ये है सेंट्रल विस्टा। अब हम बात करने जा रहे हैं, एंट्री करने जा रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में। बात है सितंबर 2019 की, माफ कीजिएगा, बात है सितंबर 2019 की। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, कुछ भी कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही बात है। किसने प्रपोज किया? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, उसने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम क्या करना चाहते हैं।
प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट में क्या करेंगे? सो कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग नेक्स्ट टू एग्जिस्टिंग वन, यानी अभी जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो सर्कल शेप में यहाँ पे है, उसके बिल्कुल सामने हम ट्रायंगुलर शेप में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाएंगे। उसके अलावा हम कॉमन सेक्रेटरीट बिल्डिंग बनाएंगे। अभी कॉमन सेक्रेटरीट का मतलब ये है कि अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग में जो सेक्रेटरीट है, लोकसभा को खुद का अपना एक सेक्रेटरीट है, राज्यसभा को अपना खुद का एक सेक्रेटरीट है, दोनों बिल्डिंग डिफरेंट है। सो ऐसा बोला जा रहा है कि दोनों को मर्ज करके एक सिंगल बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सेक्रेटरीट बिल्डिंग होंगे, दोनों के काम एक साथ होंगे, एक ही बिल्डिंग में होंगे, डिफरेंट बिल्डिंग्स की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा रीवैम्प करना है 3 किलोमीटर के पूरे राजपथ को, जो किसको जोड़ता है? राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट दोनों को जोड़ता है राजपथ, उसको पूरा रीवैम्प करना है। ठीक है, पूरा उसको रीवैम्प करना है, जिसमें आपका इंक्लूड होता है नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। उसके अलावा जो म्यूजियम्स हैं, एक नेशनल आर्काइव्स भी यहाँ पे है राजपथ जो रोड है उस पर अवेलेबल है नेशनल आर्काइव्स, उसको भी रिवैम्प करना है। और अभी के जो हमारे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है उसको म्यूजियम में कन्वर्ट करना है, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये सरकार का कॉल है कि कौन सी बिल्डिंग की ज़रूरत है नहीं है, सो हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे कि क्यों उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों सरकार ने ऐसा किया। ठीक है, उसमें हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी, ट्रायंगुलर शेप में बनेगी। उसके अलावा जो दो हमारे सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनको मर्ज करके एक सिंगल बिल्डिंग में कन्वर्ट किया जाएगा, नया बिल्डिंग बनाया जाएगा जिसको हम कहेंगे कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट। उसके अलावा जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, राइट, उसका रीडेवलपमेंट होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, उसका रिवैम्पिंग होगा। पूरा जो राजपथ क्लब है उसका रिवैम्प होगा। और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक इसको जो है वो म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने बताया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या होगा? तो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं कि सरकार ने इसका भी एक रास्ता निकाला है। सरकार ने बोला है कि जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको हम रिन्यू करके एक ऐतिहासिक विरासत स्थल के रूप में हम उसको एक विकसित करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। आर्कियोलॉजिकल साइट के स्वरूप में हम उसको विकसित करेंगे और वो एक हमारा टूरिज्म का बेस होगा, जिससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। और डेफिनेटली हमारा ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा वो एकदम आधुनिक तकनीक से बनेगा। सो सरकार का एक ये भी एम है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हम उस लेवल पे बनाए कि हमारे दिल्ली में, हमारे देश में टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा मिले, लोग यहाँ पर देखने को आए, जो भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं हमारे देश में। उसके अलावा जो भी हमारे डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है वो पूरे ये राजपथ क्लब में, वहाँ माफ़ कीजिएगा, राजपथ जो रोड है वो राजपथ रोड के ऊपर एक टूरिज्म हब जिसको हम बनाना चाहते हैं, सरकार का ये भी एक एम है। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सरकार के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्या क्या चाहती है सरकार, क्या क्या प्रपोज किया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में। अभी देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फिगर मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट ये ऐसी चीज़ है कि आपको ये दिमाग में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होने वाली है, क्या चीज़ नहीं होने वाली है, क्योंकि कैसे भी घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ये जो ये कलर में जो यहाँ पे आपको फिगर्स दिए हुए हैं वो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आपका इंडिया गेट है, यहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे ये आपके नॉर्थ ब्लॉक, ये आपका साउथ ब्लॉक है, यहाँ पर आपकी पुरानी पार्लियामेंट है, मतलब पुरानी मतलब अभी करंट में है ही ऑलरेडी, पुरानी तो तब होगी जब नई पार्लियामेंट बन जाएगी, अभी तो ऑलरेडी करंट में ये पार्लियामेंट हमारी चल ही रही है। ठीक है, सो अभी ये पार्लियामेंट है। सो ये है आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ज़्यादा कुछ आपको इसमें सारे बिल्डिंग्स याद नहीं रखना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मेन मेन बिल्डिंग्स याद रख लीजिए, जैसे कि ये हो गया आपकी पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसके सामने ही बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे बन रहा है आपका नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू पार्लियामेंट हाउस यहाँ पे बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है। अभी जो है वो सर्कुलर शेप में है। ठीक है, सो पार्लियामेंट हाउस ये याद रखना है आपको। राष्ट्रपति भवन इसका भी पूरा रिवैम्प होने वाला है, राष्ट्रपति का जो हाउस है इसका भी रिवैम्प होने वाला है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस है पीएमओ, उसका भी रीडेवलपमेंट होने वाला है। यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट याद रखिए, राष्ट्रपति भवन याद रखिए, और खास यहाँ पे सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स, ये है सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स यहाँ पे है,
इसको मर्ज करके एक सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाया जाएगा। यहाँ पे है आपका नेशनल आर्काइव्स और ये इंडिया गेट है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और न्यू स्ट्रक्चर, जिससे आपके दिमाग में जो भी डाउट हो गए स्ट्रक्चर के रिलेटेड कि सर क्या होने वाला है क्या नहीं, कहाँ पे राष्ट्रपति भवन, कहाँ पर है इंडिया गेट, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF आपको मिलेगी। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में कि सर आप हिंदी में बता रहे हो इंग्लिश में, या तो PPT यहाँ पे जो है वो सर आपने पूरी इंग्लिश में दी हुई है, हिंदी का क्या, हम तो हिंदी मीडियम के बच्चे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको PPT इसकी जो PDF मिलेगी वो दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी में। सो बेफिक्र हो जाइए, बस आप अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए ये देखिए एक सैटेलाइट व्यू है, शायद आपको इसमें जो लिखा हुआ ज्यादातर नजर नहीं आएगा, लेकिन जो आप एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर, ये सैटेलाइट व्यू का स्ट्रक्चर आप प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका इंडिया गेट हो गया, यहाँ पर आपका राष्ट्रपति भवन है, ये हमारी पुरानी वाली पार्लियामेंट है, यहाँ पर जो है वो नई वाली पार्लियामेंट बन रही है ट्रायंगुलर शेप में, यहाँ पर आपके सेंट्रल सेक्रेटरीट है, और ये है आपका राजपथ क्लब, राजपथ रोड, माफ कीजिएगा बार बार क्लब निकल जाता है, राजपथ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है वो है। चलिए सो हिंदी मीडियम के बच्चे जिनको भी दिक्कत है इंग्लिश में, जिनको समझ नहीं आ रहा था, तो देखिए आप लोगों के लिए भी हमने यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है, सो आपके भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने हिंदी में टैग दिए हुए हैं सारे बिल्डिंग्स को लोकेशन वाइज। ये है आपका पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग, यहाँ पे नया पार्लियामेंट बनेगा, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए सो हमने मोटी मोटी बातें कर ली कि न्यू पार्लियामेंट बनेगी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा, बहुत ही आधुनिक बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन लेवल का हम बनाएंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरा खड़ा करेंगे, टूरिस्ट एक हब बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है क्यों, क्यों जरूरत पड़ी ऐसा करने की, क्या प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, क्यों आपको इतना खर्चा करना है, क्यों सरकार को इतना खर्चा करना है, क्वेश्चन तो होना चाहिए, और क्वेश्चन हुआ भी, ठीक है। तो सरकार ने इसका क्या आंसर दिया, सबसे पहले रीजन जो उन्होंने दिया वो था इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखिए आगे हमने देखा था कि अभी हमारी करंट पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के इसकी सिटिंग कैपेसिटी है 790 एमपीज जो है वो एक साथ पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठ सकते हैं। अभी करंट स्ट्रेंथ हमारी लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम एक बार देखें, आंकड़ों पर गौर करें, तो हमें पता चलेगा कि अभी लोकसभा में 543 एमपी ऑलरेडी है, राज्यसभा में 245 एमपी ऑलरेडी है। लोकसभा के मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है, 552। लोकसभा कितनी हो सकती है, राज्यसभा की कितनी हो सकती है, 250, ठीक है। लोकसभा की 543, राज्यसभा की कितनी हो सकती है, 250। लोकसभा की अभी है 243, राज्यसभा की अभी सीट है 245, मैक्सिमम 552 हो सकती है, और राज्यसभा की मैक्सिमम 250 हो सकती है। सो अगर अभी के आंकड़ों पर हम गौर करें तो अभी ऑलरेडी 788 एमपी जो है वो हमारी पार्लियामेंट में है, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों मिला के ऑलरेडी अभी 788 एमपी तो है, और हमारी पार्लियामेंट की अभी की कैपेसिटी ही 790 है। सिर्फ दो अगर एमपी और आ गए तो हमारी पार्लियामेंट फुल हो जाएगी, इसका मतलब तो ये हुआ। और अगर मान लीजिए कि कल को अगर लोकसभा और राज्यसभा की सीट बढ़ाई जाती है, ठीक है, अगर वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाता है लोकसभा और राज्यसभा, सो 552 और 250 मिला के मैक्सिमम हो जाएगा 802। सो फिर भैया ये 12 एमपीज को रखेंगे कहाँ पे है, अभी तो कैपेसिटी 790 की है, अगर मैक्सिमम मान लीजिए आने वाले 4-5 सालों में अगर लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स है संख्या है वो बढ़ाई गई है एमपीज की, सो हो जाएंगे 802, तो ये जो 12 एमपी है उनको कहाँ पे बिठाएंगे। सो सरकार का मेन कंसर्न यही था कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमें जो है वो पार्लियामेंट और बड़ी करने की जरूरत है, अभी ऑलरेडी जगह की शॉर्टेज है वहां पे। दूसरा स्ट्रक्चरल लाइफ, ये बिल्डिंग हमने बात की कि सन 1921 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग का सन 1927 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। सो सन 1927 की बनी हुई ये बिल्डिंग है, सो सरकार का ये कहना है कि ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी आउटलिव्ड है, मतलब बहुत पुराना स्ट्रक्चर हो चुका है, पुराना स्ट्रक्चर हो चुका है, मतलब उसके अंदर सेफ्टी के भी कंसर्न है,
जो भी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज, उसके भी सरकार को कंसर्न है कि वो भी इनएडिक्वेट है। सो ये जो बिल्डिंग पुराना हो चुका है, ये भी एक रीजन सरकार ने यहाँ पे दिया हुआ है। पहला रीजन ये कि जगह कम पड़ रही है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा कि स्ट्रक्चरल लाइव्स, मतलब बहुत पुराना स्ट्रक्चर हो चुका है, सन 1927 का बना स्ट्रक्चर है। तीसरी बात, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। ये रीजन एकदम जेन्युइन सा लगता है जब आप इसको पढ़ेंगे। क्या कहना चाहता है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन? देखिए, हमने आगे स्ट्रक्चर देखा हुआ है, पहले हमने जो फिगर देखे उसमें हमने बताया कि भाई राज्यसभा और लोकसभा दोनों के खुद के जो सेक्रेटरीट है, दोनों के बिल्डिंग डिफरेंट है। उसके अलावा जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, सभी अलग अलग जगह पे हैं, सब एक साथ नहीं है। और अगर सबको साथ में काम करना है, इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल, जो आपको अगर कोई भी डिसीजन लेने हैं, साथ में काम करना है, तो एक साथ आना होगा। इंफॉर्मेशन की आपको इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। और उसके लिए अभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही डाइसी है। यानी मतलब दूर दूर बिल्डिंग्स हैं, आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, और अगर आप आओगे जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूल कंज्यूम होगा, और हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट तो होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे सरकार ने रीजन दिया है पॉल्यूशन का। सही बात है, बिल्डिंग्स दूर दूर हैं, सबको काम तो साथ में ही मिलकर करना है, साथ में ही मिलकर देश चलाना है। तो क्यों ना एक ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए, एक ही ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें ऑलमोस्ट आपकी सारी मिनिस्ट्रियाँ आ जाए, सब एक साथ काम करे, आपका टाइम भी सेव हो। ठीक है, अभी की जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने में आपका टाइम कंज्यूम होता है, फ्यूल कंजप्शन होता है, और ऑलरेडी हम हमारी रिक्वायरमेंट का 80% फ्यूल तो है जो इम्पोर्ट करते हैं। अगर ये नया बिल्डिंग बन गया, सारी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, मिनिस्ट्री अगर साथ में आ गए, तो हमारा टाइम भी सेव होगा, फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा, और हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा। ये एक रीजन था। अभी हम देखते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की और एम क्या है, सरकार क्या चाहती है। सबसे पहली बात कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान इज प्रपोज टू मीट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी देखिए, जो नया बिल्डिंग बनेगा ना, नया बिल्डिंग जो पार्लियामेंट का बनेगा, उसकी कैपेसिटी होगी 1272। आगे हम डिस्कशन करने वाले जब हम उसके फीचर देखेंगे पार्लियामेंट के। 1272, अभी की कितनी है? 790। नई वाली की होगी 1272। कोई दिक्कत नहीं है अगर पार्लियामेंट अपने पीक पर भी, मैक्सिमम पर भी पहुंच जाए, 800 जो 2 है, तो उसके बाद भी और एमपीज की जगह यहाँ पे बचेगी, वो एक प्रॉब्लम जो है वो हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, need for space for parliament, ministries and department as well as to provide better public facilities। नई बिल्डिंग बनेगी, आधुनिक फैसिलिटीज वहां पे आएंगी, पार्किंग फैसिलिटीज बताया गया है यहाँ पे, फायर सेफ्टी बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा एक सेंचुरी ओल्ड कंस्ट्रक्शन जो है हमारा था, सरकार ने पहले ही बताया था कि स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो है वो आउटलिव्ड है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जिसको लीव डेवलपमेंट करना जरूरी है। अभी कुछ टाइमलाइन पे नजर कर लें, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो टाइम लेगा, और ये पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो मार्च 2024 तक खत्म करना है। लेकिन उससे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग को जुलाई 2022 तक जो है वो पार्लियामेंट बिल्डिंग को नया बनाना है। 2022 का साल यानी हमारी इंडिपेंडेंस का 75th ईयर जो है, उसका जो फर्स्ट सेशन होगा वो सरकार चाह रही है कि हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में करें। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइमलाइन पूछेंगे कि भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ओवरऑल प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है, मार्च 2024, एंड पार्लियामेंट बिल्डिंग की टाइमलाइन क्या है, तो जुलाई 2022। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सरकार इसको एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनाना चाहती है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, ताकि टूरिस्ट आए और हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है वो एक वेग मिले। ठीक है, अभी कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या क्या है। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा है 2022 में, उसमें हम सरकार चाहती है कि हम नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का हम इनोग्रेशन करें और अपना फर्स्ट सेशन वहीं पे हो। दूसरी बात, आत्मनिर्भर भारत। अभी यहाँ पे हम दो कंपनियों के बारे में आगे जाके बात करने वाले हैं कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसका काम किसको दिया गया है। दो कंपनियां हैं, HCP डिजाइन और दूसरी है टाटा प्रोजेक्ट्स।
HCP डिज़ाइन और दूसरी है टाटा प्रोजेक्ट। दोनों हमारी इंडिजीनियस फर्म है, इंडियन कंपनी है। सो सरकार का ये भी कहना है कि ये दोनों मिलकर पार्लियामेंट बना रही है। सो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत हो रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट बनेगा बिगर देन ओल्डर वन, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होगा। एरिया जो है वो 64,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा। ठीक है, प्लॉट नंबर 118 में बन रहा है, आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाता है आपको। कॉस्ट आपको याद रखनी है डेफिनेटली। सरकार ने पहले अप्रोक्सीमेट किया था कि जो सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग की कॉस्ट है वो 971 करोड़ की होगी, सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग। अगर मैं ओवरऑल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करूं तो वो अराउंड 20,000 करोड़ प्लस की कॉस्टिंग इसकी आ रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्टिंग। सो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसकी पूरी कॉस्टिंग 20,000 करोड़ प्लस की कॉस्टिंग आ रही है। लेकिन उसमें से सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग की हम बात करें, नहीं पार्लियामेंट बिल्डिंग जो ट्रायंगुलर शेप में बनेगी उसकी कॉस्टिंग आ रही है 971 करोड़। ये सरकार ने अप्रोक्सीमेट किया था, लेकिन उसके बाद जब टेंडर खुला सो एक और प्राइस मिली और उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग का, कंस्ट्रक्शन का, वो टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया। उसकी कॉस्ट इससे कम है। हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है वो, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको एक पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि सरकार ने पहले क्या प्रपोज किया, उनके दिमाग में क्या उनकी कॉस्ट थी और एक्चुअल कॉस्ट क्या आई। अराउंड 861.90 करोड़ ये उसकी बीड कॉस्ट है। बीड किया है टाटा प्रोजेक्ट ने। 90 करोड़ कम में बना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टाइमलाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 2022 तक पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनोग्रेट करना है, मार्च 2024 तक पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को इनोग्रेट करना है। अभी देखिए यहाँ पे जो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसका हाइट कितना होगा। सो उसका हाइट होगा इंडिया गेट की हाइट के जितना। अगर इस पूरे टॉपिक में से, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में से बहुत डीप में से अगर क्वेश्चन निकलेगा तो ऐसा क्वेश्चन निकल सकता है कि अभी जो न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है उसकी हाइट कितनी होगी। सो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होंगे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के नाम दिए होंगे, उसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया गेट आपका आंसर हो जाएगा। इंडिया गेट की हाइट के जितनी ही हाइट हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की होगी। ठीक है, उसके अलावा अभी जहाँ पे हमारे एमपी के ऑफिसेज हैं जिसको हम बोलते हैं श्रम शक्ति भवन, ये पूरे श्रम शक्ति भवन को पूरा रीडेवलप किया जाएगा, पूरा नया बिल्डिंग बनाया जाएगा श्रम शक्ति भवन, जहाँ पे अभी हमारे जितने भी एमपीज हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो अपना वहाँ पे कार्य करते हैं। ठीक है, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया टाटा प्रोजेक्ट्स को, जिसका टेंडर ओपन हुआ सितंबर 2020 में। ये आगे जाके हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये वन ऑफ दोज एक जिसको आप बोल सकते हो कि क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट बना क्योंकि इसका टाइम ऐसा था जब ये टेंडर ओपन हुआ और ये क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट भी बना। आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे क्यों। तो सितंबर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट्स ने ये बीड जीता, ये टेंडर जीता और उनका कॉस्टिंग था 861.90 करोड़। सरकार ने पहले क्या एस्टिमेट किया था, 971 करोड़ एस्टिमेट किया था और तकरीबन 90 करोड़ जितना प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्टिंग कम आ रही है टाटा प्रोजेक्ट्स ने जो बीड किया, और अब वो जो है उनका पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, मैंने आपको दो कंपनियों के नाम बताए, HCP एंड टाटा प्रोजेक्ट्स। HCP जो है वो इसका डिजाइन कर रही है, HCP जो है वो डिजाइन कर रही है, टाटा जो है वो कंस्ट्रक्शन करेगी। सो आपको दोनों कंपनियों के नाम याद रखने हैं। HCP जो है वो पूरा डिजाइन बनाएगी सेंट्रल विस्टा का और टाटा जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन करेगी। ठीक है, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम जो है वो अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, वहां पे अपना फर्स्ट सेशन करना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 1272 MP की कैपेसिटी होगी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की। अभी की पार्लियामेंट की बिल्डिंग की कैपेसिटी कितनी है, 790 है। अभी की पार्लियामेंट की बिल्डिंग की कैपेसिटी 790 है, नई बिल्डिंग की 1272 MPs की कैपेसिटी उसमें होगी। ठीक है, अहमदाबाद बेस्ड फर्म है HCP डिजाइन, जिसको डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का काम दिया गया है। वो पूरा डिजाइन रेडी करेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का और उसके बाद जो है वो टाटा प्रोजेक्ट उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करेगा। आर्कियोलॉजिकल एसेट्स, जितने भी नए बिल्डिंग बनेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, तो उसके बाद उसके जो पुराने बिल्डिंग्स थे उनको एक आर्कियोलॉजिकल एसेट्स की तरह उसको एक कंजर्वेशन किया जाएगा, आर्कियोलॉजिकल साइट की तरह उसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा और उसको एक टूरिस्ट
प्लेस वहां पे बनाया जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, ये मैंने ऑलरेडी बोला कि इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। अभी दोनों जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स है जिनको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो नया बिल्डिंग बनाया जाएगा वो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दोनों का मर्जर होगा, दोनों का साथ में वहां पे काम होगा। इंडिजिनियस आर्किटेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दोनों कंपनी एचसीपी टाटा प्रोजेक्ट दोनों इंडिजीनियस फर्म है। आत्मनिर्भर भारत तहत ही ये प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सी बिल्डिंग डिमोलिश होगी, कौन कौन सी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा, वो है आपका निर्माण भवन, विज्ञान भवन। ये दोनों बिल्डिंग को पूरा तोड़ दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। उनकी अब कोई जरूरत सरकार को नहीं लग रही है। किस किस चीज का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है? सो देखिए, पीएमओ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके रेसिडेंस और उनकी ऑफिस दोनों का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, और उसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट उनकी जो ऑफिस है उनका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, उनकी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वहीं पे उनका रिकंस्ट्रक्शन होगा। चलिए आगे बढ़े। सो ये देखिए, नई पार्लियामेंट जो मैंने आपको बताया, ये है आपकी पुरानी वाली पार्लियामेंट सर्कुलर शेप में, ये बनेगी आपकी ट्रायंगुलर शेप में नई पार्लियामेंट, जिसमें ये पार्ट जो आपका होगा, यहाँ पे बैठेगी आपकी लोकसभा, यहाँ पे बैठेगी आपकी राज्यसभा। ये होगा पहले की तरह लाइब्रेरी हॉल, जो पहले भी यहीं पे ऐसा ही था। ये जो है आपका लोकसभा, ये आपका राज्यसभा, और यहाँ पे एक लाइब्रेरी हॉल था, इनके बीच में यहाँ पे गार्डन्स थे। ये सेम वे में ऐसा बनेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप पूरा एक कोर देख पाए तो ये कोर में यहाँ पे ऑफिसेज बनेंगे। जितने भी एमपीज हैं उनके लिए जो पार्लियामेंट के ऑफिस होते हैं वो सारे यहाँ पर बनेंगे, जो आउटर जो पार्ट है पार्लियामेंट का वहाँ पे। ठीक है, ये सारी हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। चलिए ये देखिए कुछ फीचर्स देखिए आप, ये पार्लियामेंट जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके फीचर क्या होंगे। ये एरिया का ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। 64,500 स्क्वायर मीटर का पूरा एरिया होगा जहाँ पे पूरी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनेगी, लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लॉन्च। ठीक है, यहाँ पे आपका बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थीम ऑफ इंटीरियर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड सेंट्रल लॉन्च। लोकसभा कौन सी थीम पे बनाया जा रहा है? देखिए पिकॉक की थीम पे बनाया जा रहा है जो हमारा नेशनल बर्ड है। राज्यसभा लोटस की थीम पे बनाया जा रहा है जो हमारा नेशनल फ्लावर है। और जो सेंट्रल लॉन्च बनेगा वो बनियन जो हमारा नेशनल ट्री है उसकी थीम पे बनाया जा रहा है। यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलेगा निकलेगा और निकलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के इस डिस्कशन का। थीम आपको डेफिनेटली तीनों की याद रखनी है, और तीन ही थीम है, कुछ ज्यादा है नहीं, सो याद रह जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो बार पढ़ेंगे दिमाग में घुस जाएगा। नई पार्लियामेंट की कैपेसिटी मैंने आपको बताया कि टोटल 1272 एमपीज बैठ सकते हैं, उसकी उतनी कैपेसिटी होगी, जिसमें लोकसभा की कैपेसिटी होगी 888, राइट, 888 एक साथ एमपी लोकसभा में बैठ पाएंगे, उसकी उतनी कैपेसिटी होगी। और राज्यसभा की होगी 384, और दोनों मिला के 1272 सीट्स जो है वो नई पार्लियामेंट में अवेलेबल होगी, ताकि जो ज्वाइंट सेशन भी हो तो भी आराम से जो है वो सारे एमपीज को एडिक्वेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा सिटिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक इमेज दी गई है, ये जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है सो वहाँ पे एक डिजाइन रखा हुआ है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का, टाटा प्रोजेक्ट्स जिसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है, राइट। अभी देखिए ऑलरेडी टाइमलाइन तो हमको पता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो सरकार ने एस्टिमेट की थी जब इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था 2019 में, तो सरकार ने अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट 971 करोड़ रुपए रखी थी। लेकिन हमें पता है कि टाटा प्रोजेक्ट ने कितने में बीट किया, 861.90 करोड़। 861.90 करोड़ टाटा प्रोजेक्ट ने बीट किया है, और टाटा प्रोजेक्ट ही इसका विनर है जो बिल्डिंग पूरा कंस्ट्रक्शन करेगा। एचसीपी को डिजाइन का काम सौंपा गया है। ठीक है, कंप्लीशन डेडलाइन 2022-2024 हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये देखिए ऐसा बिल्डिंग बनेगा। ये है आपका पुराना वाला पार्लियामेंट जो सर्कुलर शेप में है, ये है आपका नया वाला पार्लियामेंट जो पूरा ट्रायंगुलर शेप में होगा। यहाँ पे आपका लोकसभा, यहाँ पे आपका राज्यसभा, और ये एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, और उसके चारों तरफ जो है वो यहाँ पे ऑफिसेज होंगे। अभी यहाँ पे जो बहुत सारे फिगर दिए गए हैं ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैंने ये इमेज यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है, पार्लियामेंट की हाइट 50 मीटर होगी। किसके इक्विवेलेंट होगी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इंडिया गेट के इक्विवेलेंट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की हाइट होगी जो 50 मीटर्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिया हुआ है। ये आपका इंडिया गेट, यहाँ पे एक सेंट्रल सेक्रेटरीट बनेगा। ये जो बीच वाला पूरा राजपथ रास्ता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल विस्टा, और ये है आपकी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो यहाँ पे बनेगी। और यहाँ पे एक पुरानी तो ऑलरेडी है, यहाँ पे है आपका राष्ट्रपति भवन। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए आप, ऐसा हमारा बनेगा न्यू पार्लियामेंट का बिल्डिंग।
एकदम आधुनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये लोकसभा का एक इंटीरियर व्यू एचसीपी डिजाइन द्वारा दिया गया है, डिजाइन किया गया है कि लोकसभा अंदर से कैसी दिखेगी। एकदम भव्याति भव्य स्ट्रक्चर है, एकदम आधुनिक स्ट्रक्चर है, जैसा नाम वैसा ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, एकदम आधुनिक। देखिए ये लोकसभा का जो इंटीरियर पार्ट है उसका यहाँ पे एक डिजाइन रखा गया है, एचसीपी डिजाइन के द्वारा दिया गया है। अभी हमने बात कर ली कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सरकार का एम क्या है, सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चाहती है सरकार, क्या बनाना चाहती है सरकार। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की। सरकार ने अपने पॉइंट रखे कि हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इतनी कॉस्टिंग आएगी पार्लियामेंट बिल्डिंग का, 861 करोड़ में पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगा। टोटल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग जा रही है तकरीबन 20,000 करोड़ प्लस। लेकिन जैसे ही ये सरकार के द्वारा सितंबर 2019 में प्रपोज किया जाता है, ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया जाता है, वैसे ही उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। बहुत से क्रिटिसिज्म का उनको सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात लोगों ने ये बोली, कुछ सेक्शन के वर्गों ने ये बात बोली कि आप जो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बना रहे हो उसका आपके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस का सर्टिफिकेट ही नहीं है। सो विदाउट एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप इसका काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। और पहली बात तो ये देखिए, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कोई भी चीज़ रीडेवलप करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो एनवायरमेंट पे तो इफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि शायद ऐसा भी हो कि आप नई बिल्डिंग बना रहे हो और वहाँ पे ऑलरेडी अभी बहुत सारे पेड़ हो, तो आपको पेड़ काटने पड़े, उसकी जगह पे आप नई बिल्डिंग बना रहे हो। सो एनवायरमेंट पे तो इफेक्ट होगा ही होगा। सो आपका डेवलपमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, आपका डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। हमको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। दूसरे और भी जो हमारे जीव जंतु हैं, जो प्राणी है, जो और जो जिसको हम पूरा जूलॉजी बोलते हैं, राइट। सो इस पृथ्वी पर सिर्फ हम इंसान ही नहीं रहते कि हम वहाँ पे पूरा बिल्डिंग बना के अपना काम कर लेंगे, और भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जो रहते हैं। हमारी पृथ्वी सिर्फ हमारी नहीं है, हम और भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हमको सबका ध्यान रखना है। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबका डेवलपमेंट हो। आपको एक ही डायमेंशन में नहीं सोचना है कि बस मुझे डेवलपमेंट करना है तो मैंने कंक्रीट का जंगल बना दिया, नहीं। अगर आपने बिल्डिंग बनाने के लिए वहाँ पे 100 पेड़ काटे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो 100 पेड़ किसी और जगह पे लगाएं और उसका जतन करें, और उसको पहले जैसे जो ये 100 पेड़ थे ऐसा ही स्ट्रक्चर वहाँ पर भी आप खड़ा करें, तभी आपका डेवलपमेंट वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा, ठीक है। सो एनवायरमेंटलिस्ट जो थे, आर्किटेक्ट्स थे, सिटीजन्स थे, उन्होंने बोला कि एनवायरमेंट को इम्पैक्ट होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो सरकार करने जा रही है, राइट। उसके अलावा कि आपको एनवायरमेंट, ट्रैफिक और पोल्यूशन के जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए वो आपने नहीं एक्वायर करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सो ये प्रोजेक्ट नहीं तब तक स्टार्ट हो सकता। उसके अलावा एक बात और आशंका जताई गई कि जब ये टाटा प्रोजेक्ट की बिड ओपन हुई, तब वो हमारे इंडिया में तब लॉकडाउन का टाइम था, 2020 में तब लॉकडाउन का टाइम था। अराउंड ये मैं बात कर रहा हूँ अगस्त सितंबर की। तब सरकार ने अपनी बिड ओपन की और मतलब अनाउंस किया कि टाटा प्रोजेक्ट जो है वो उनकी बिड 861.90 करोड़ है, तो टाटा प्रोजेक्ट पूरा कंस्ट्रक्शन करेगा। सो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, एक सेक्शन का ये भी क्रिटिसिज्म है कि भैया लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, सो सरकार ने जो है वो पीछे के दरवाजे से टाटा प्रोजेक्ट्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ठीक है, बातें बोली गई, क्रिटिसिज्म है, लोगों के द्वारा बोला गया। सच क्या है वो तो हमको भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक क्रिटिसिज्म का यहाँ पे एक पॉइंट था, सो डिस्कशन करना बनता है, ठीक है। सो ये बात मैंने आपको बता दी। उसके अलावा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये मैंने आपको बताया कि अनाउंसमेंट किया गया लॉकडाउन के टाइम पे कि भाई टाटा प्रोजेक्ट्स ने बिड जो है वो इसका जीता है, टाटा प्रोजेक्ट्स का लोएस्ट बिड है और अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट का अनाउंसमेंट किया गया लॉकडाउन के टाइम पे। सो लॉकडाउन का टाइम हमें पता है 2020, जो कोविड जिससे आज भी हम अभी जूझ रहे हैं, करंट में भी जूझ रहे हैं, और 2020 का साल तो एकदम ही खतरनाक साल था, जिसमें पूरा साल कोरोना कोरोना ही चला। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, जिसकी नौकरियां नहीं गई उनकी सैलरी कम कर दी गई, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, लोग अपने घर पर नहीं जा पाए, लोगों को जहाँ पे थे वहीं पे रहना पड़ा। कई लोग ट्रांसपोर्टेशन उनको नहीं मिल पाया, तो कई लोग चल के जा रहे थे, रास्ते में उनके साथ एक्सीडेंट्स हुए, उनकी मृत्यु हुई। हमारी अभी की इकोनॉमी की हालत देखिए तो ऑलरेडी इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी है। पिछले 2 क्वार्टर में इकोनॉमी
पहले क्वार्टर में -23.9 और दूसरे में -7.5। ऑलरेडी हम जीडीपी में माइनस में चल रहे हैं। ऑलरेडी वी आर इन टेक्निकल क्राइसिस। लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, और इस समय में सरकार घोषणा करती है कि हम 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें से 800 मतलब 900 करोड़ के आसपास का जो है वो पार्लियामेंट नई बिल्डिंग बनाएंगे। देश की हालत ऑलरेडी इतनी खराब है और इसमें सरकार का ये अनाउंसमेंट आता है कि हम 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। किसके पीछे? सो पार्लियामेंट के रीडेवलपमेंट के पीछे। सो ऑब्वियस सी बात है कि क्रिटिसिज्म होगा ही कि भाई लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सरकार को वो पैसा लोगों के कल्याण में और जो भी हमारे सोशल वर्क है उसमें यूज करना चाहिए। हमारे हेल्थ केयर जो भी फैसिलिटीज़ है उस पर यूज़ करना चाहिए, एजुकेशन है उसके ऊपर यूज़ करना चाहिए। लेकिन वो जो हमारा पैसा है वो सरकार, अल्टीमेटली पब्लिक का ही तो पैसा है, हमारा पैसा है, तो सरकार वो अपने बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए लगा रहे हैं। सो ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट यहाँ पर रखे गए। उसके बाद सेंटर का स्टैंड क्या था? देखिए, सेंटर ने क्या बोला कि आपके एक एक क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। सेंट्रल ने बोला कि आप एनवायरमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, आप एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। सो सरकार ने ऐसा बोला कि हम ऑलरेडी अगर कहीं पे पेड़ हैं, अगर वो काटेंगे रीडेवलपमेंट करने के लिए, तो ऑलरेडी दूसरे पेड़ हम वहाँ पे लगाएंगे। अगर आपने आगे आगे एक इमेज देखी होगी शायद, सो देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कवर का स्टेटस दिया गया है कि अभी का ग्रीन कवर क्या है और न्यू प्रोजेक्ट के बाद ग्रीन कवर क्या होगा। तो सरकार ने ये अपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है कि एनवायरमेंट का हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है, और जितने भी पेड़ या हम कुछ काटेंगे वहाँ पे, सो दूसरी जगह पे हम डेफिनेटली लगाएंगे। इसके अलावा बोला था लोगों ने कि भाई आपके पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्लियरेंस का सर्टिफिकेट नहीं है, तो सरकार ने वो भी अपना स्टैंड रख दिया है कि हमने ऑलरेडी जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनवायरमेंट क्लियरेंस का सर्टिफिकेट जो है वो ऑलरेडी ले लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा फॉरवर्ड करी गई, क्योंकि ये केस जो था ना, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करी गई थी कि भैया ये तो ऑलरेडी बहुत खराब समय चल रहा है 2020 का, और सरकार उसमें बोल रही है कि हम 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो वो एक मुद्दा था, और दूसरा एनवायरमेंट का मुद्दा था, और ये सारे जो मुद्दे मैंने आपको बताया क्रिटिसिज्म के, वो सारे मुद्दे को लेकर जो है लोगों ने पीआईएल दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। सो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला, और केस में सेंटर ने अपना क्या स्टैंड रखा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली सेंटर से आंसर तो मांगा था कि भैया आंसर दीजिए इन सारी चीज़ों का, कि ये लोग बोल रहे हैं कि आपके पास पोल्यूशन के सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या है आपका आंसर, ठीक है, ये सारे आंसर आप कीजिए। तो गवर्नमेंट ने अपना यहाँ पे कुछ स्टैंड रखे। उन्होंने रीज़न बताया कि भैया लैक ऑफ स्पेस है, ऑलरेडी एमपी यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, अगर और एमपी बढ़े तो हम उनको कहाँ पे बिठाएंगे, प्री इंडिपेंडेंस का बिल्डिंग है, पुराना स्ट्रक्चर है, सेफ्टी के कंसर्न है, फायर के कंसर्न है। यहाँ पे देखिए सेफ्टी कंसर्न उन्होंने बताया कि भाई 2000 फायर और ट्रैफिक का सेफ्टी का कंसर्न, फायर सेफ्टी का कंसर्न तो है ही। उसके अलावा हमें पता है 2001 में जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, सो वहाँ पर भी पार्लियामेंट की सेफ्टी पर जो सवाल उठाए गए थे, तो सेंटर ने बोला है कि आगे भविष्य में कोई भी ऐसी अघटित घटना न घटे, इसके लिए हम जो है वो पूरे सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखेंगे नई वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग में, राइट। और कॉस्ट एडवांटेज का यहाँ पे बताया गया है कि भाई जितनी भी अभी हमने डिस्कशन किया कि मिनिस्ट्रीज और सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लोकेट करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, तो उनको हम एक साथ लेके आएंगे, सभी बिल्डिंग्स को एक साथ लेके आएंगे, मिनिस्ट्री को एक साथ लेके आएंगे, ताकि हमारा फ्यूल में जो हमारी कॉस्ट जा रही है वो कम होगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। देखिए यहाँ पे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी है सर। भाई लोगों ने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, एनवायरमेंट का आपने ध्यान नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे आप पेड़ काटोगे, बिल्डिंग बनाओगे यहाँ पे अपनी। सरकार ने बोला कि भाई हम ऑलरेडी दूसरी जगह पे पेड़ लगा देंगे, और ये जो बिल्डिंग बन रही है वो एनवायरमेंटल बेनिफिट के लिए ही बन रही है, एनवायरमेंट को इससे बेनिफिट ही होने वाला है, फ्यूल का कंजप्शन कम होगा, और अगर फ्यूल का कंजप्शन कम हो रहा है तो डेफिनेटली एनवायरमेंट के लिए अच्छी बात है, सारी बिल्डिंग एक साथ आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा फ्यूल की कॉस्टिंग भी कम होगी, इंपोर्ट बिल भी कम होगा, और एनवायरमेंट के लिए तो अच्छी बात है ही। सो ये सारे स्टैंड रखे गए गवर्नमेंट के द्वारा। अभी देखिए ये कुछ टाइमलाइन देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइम पे क्या हुआ। तो सितंबर 2019 में गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, फिर बात 11 फरवरी
2020 को बात दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई। वहाँ पे फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जब तक आपको एनवायरनमेंट का क्लियरेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक ये जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि भैया जब तक आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक आप इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। ये 11 फेब 2020 की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया। फिर उसके बाद बात सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो प्लीज दाखिल करी गई। वहाँ पे कंसर्न रेज किए गए वेरियस इश्यूज पे, एनवायरमेंटल की बात करी गई, कोविड की बात करी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो एससी ने इसको वर्डिक्ट को बोला कि ठीक है, हम इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, दोनों पक्ष से जो है वो हम बात करेंगे, दोनों के स्टैंड लेंगे और उसके बाद हम अपना डिसीजन सुनाएंगे। तो जब भी ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में था, तब 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है कि आप जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। केंद्र को बोला कि आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका एक फाउंडेशन स्टोन डेफिनेटली रख सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर था कि इसका डिसीजन जल्दी लाना था, लॉकडाउन का टाइम था। सो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के स्टैंड सुने, पब्लिक का क्या कहना है, मतलब जिन्होंने भी ये पीआईएल दाखिल की है उनका क्या कहना है, और सेंटर का स्टैंड क्या है, दोनों के सेंटर के स्टैंड सुने। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को अलाउ किया कि ठीक है, आप फाउंडेशन स्टोन रख दीजिए, लेकिन आप जब तक हमारा फाइनल जो है वो एक डिसीजन नहीं आ जाता, फाइनल जो है वो निर्णय नहीं आ जाता, तब तक आप उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। उसके बाद दिसंबर 10 में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को ये अनाउंसमेंट किया कि ठीक है, आप फाउंडेशन स्टोन रख सकते हैं, तो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा। ठीक है, उसके बाद सबसे लेटेस्ट में जो ये वर्डिक्ट आया वो था 5 जनवरी 2021 को, यानी जस्ट अभी 20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आप इस कंस्ट्रक्शन को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट ने हाँ क्यों बोला। सो देखिए, हमारा जो न्याय तंत्र है वो हमेशा दोनों पक्ष, जो कोई भी केस होता है वो हमेशा दो पक्ष के बीच में होता है। सो हमारा न्याय तंत्र हमेशा दोनों पक्ष की दलीलें सुनेगा, दोनों पक्ष के स्टैंड सुनेगा और उसके बाद ही अपना जजमेंट देगा। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी और सुप्रीम कोर्ट में 3 जज की बैच बैठी थी। 3 जज की बैच में से 2:1 ये रेशियो में जजमेंट सुनाया गया और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया गया। मतलब 2 जज ने बोला कि हाँ बिल्कुल आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और एक जज ने इसके विरुद्ध में जो है अपना वर्डिक्ट सुनाया। अब ये जो 2 जज थे उनका ये कहना था, उनका कहना क्या था कि जिसकी वजह से उन्होंने हामी भरी कि हाँ ठीक है, आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाइए। सो उन लोगों ने ऐसा कहा कि भैया देखो, हमारे देश में न्याय तंत्र जो है वो न्याय तंत्र का काम क्या है। हमारे देश में न्याय तंत्र का काम ये है कि देश में कोई भी कार्य होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य होता है, किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई कार्य होता है, या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी रूल लेके आती है, कोई भी कायदा लेके आती है, कोई भी कानून लेके आती है, सो वो कोई भी एक्ट, कोई भी कार्य कायदे के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, एक्ट के हिसाब से कोई भी काम हो रहा है कि नहीं, हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो कार्य हो रहा है कि नहीं। अगर वो कार्य कायदे के दायरे में रह के हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के दायरे में रह के हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। अगर वो कार्य उसमें नहीं हो रहा है, हमारे संविधान के परे, हमारे संविधान के बाहर रह के कोई भी डिसीजन लिया गया है, कोई भी कार्य किया गया है जो हमारे कायदे के विरुद्ध है, जितने भी कायदे हमारे राज्य में या देश में है उसके विरुद्ध कोई कार्य हुआ है, सो डेफिनेटली हमारा न्याय तंत्र यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले लो, सेशंस कोर्ट ले लो, जितनी भी हमारे न्याय तंत्र है, पूरा न्यायपालिका है, वो उस व्यक्ति को, उस संस्था को जो है वो सजा सुनाएगी। और अगर कायदे के विरुद्ध कोई भी नया एक्ट भी आता है, अगर बंधारण के विरुद्ध यानी हमारे संविधान के विरुद्ध कोई भी एक्ट भी आता है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट खारिज करने की शक्ति रखती है। सो अगर कायदे के बाहर रह के कोई भी कार्य हो रहा है, सो डेफिनेटली हमारा न्याय तंत्र उसमें इंटरवीन करेगा और उसको सजा सुनाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पीछे लगाए। सो न्याय तंत्र का यह कहना है
कि हम सरकार को ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि आपको आपका पैसा कहाँ पे यूज करना है, उसके लिए हम उनको बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, अगर सरकार पैसा, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली पब्लिक का है, हम टैक्स देते हैं, उसके ऊपर से सरकार के पास पैसा आता है, सो पैसा अल्टीमेटली पब्लिक का है। अगर सरकार पब्लिक का पैसा किसी गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, कहाँ पे करप्शन हो रहा है या किसी गलत तरीके से पब्लिक का पैसा यूज किया जा रहा है, हवाला का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, टेररिज्म जैसी प्रवृत्तियों में यूज हो रहा है, किसी गलत तरीके से पैसे को यूज किया जा रहा है, तो हम डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सरकार को हम ये नहीं बता सकते कि आपको आपका पैसा कहाँ पे यूज करना है, ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है। और यही रीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के द्वारा, और अल्टीमेटली जो फैसला आया वो 2:1 के रेशियो में जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया। सो अभी ये फाइनल एक जो था वो डिसीजन आ गया है 5 जनवरी को। अभी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो भी आप कह लीजिए, वो डेफिनेटली बनेगा। सबसे पहले पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी, जिसको कब तक, 2022 तक बनाया जाएगा, माफ कीजिएगा 2022 तक बनाया जाएगा, और पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2024 में रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 जनवरी को ये मैंने आपको बताया कि 3 जज बेंच थी, जिसमें कौन थे, एक जस्टिस थे खानविलकर जी थे, उसके बाद दिनेश महेश्वरी जी थे और संजीव खन्ना जी थे। उन्होंने 2-1 से अपना जजमेंट सुनाया, जिसमें खानविलकर और महेश्वरी जी ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और संजीव खन्ना जी ने जो है उनके विरुद्ध में फैसला सुनाया। और लास्ट में फैसला मैंने आपको बता दिया है कि भाई सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। मैं होप करता हूँ कि आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आपको जो चाहिए था किसी भी टॉपिक से, कि आपको कोई भी टॉपिक इस तरह से कोई पढ़ाए कि उसमें सारी आपकी मल्टी डायमेंशन वे में पढ़ाए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, उस टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह से मिल जाए। ये हर एक स्टूडेंट का एक होता है कि हमें अगर ऐसा कोई चैनल मिल जाए, ऐसा कोई वीडियो मिल जाए, ऐसा कोई मटेरियल मिल जाए। सो मुझे आशा है कि आपको लगा हो कि नहीं, यही वो टॉपिक है, यही वो वीडियो है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, और यहाँ से हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। और उसके बाद जो है, आपको रही बात एक पीडीएफ की, सो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं हर एक लेक्चर के बाद अपनी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, और वहाँ पर जाके अगर आप लेट भी ज्वाइन होते हैं तो आप वहाँ पे अगर सर्च करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो आपको इजीली आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप उसको सेव करके रख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, और उसका रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी बात कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपका एक ये जो है कि भाई क्या फ़ायदा है, तो हम वहाँ पे हमारी टेलीग्राम चैनल पे जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के, जितने भी नए नोटिफिकेशन आते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर आपने चैनल ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है सो उसके बारे में आपको न्यूज़ मिलते रहेंगे कि भाई कौन सा नया एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसकी डेट्स क्या है, कब तक आपको उसका फॉर्म भरना है, क्या फीस है, क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। उसके बाद अगर प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड्स आते हैं, मेंस के एडमिट कार्ड आते हैं, उसका रिजल्ट आता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के साथ में आपको सारी न्यूज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये मटेरियल भी मिले और आपकी एग्जाम के रिलेटेड न्यूज़ भी मिले। ठीक है दोस्तों, सो ये था हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आज का ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम डेफिनेटली बनाएंगे, जो महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। बस शर्त ये कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको पता चले जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तुरंत उसको ज्वाइन कर सके और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा बहुत जल्द हम एक करंट अफेयर का एक सेशन एक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डेली करंट तो ये टॉपिक तो है ही, उसके अलावा वीकली में आपके जितने एक वीक के अंदर जितने भी आपके करंट अफेयर्स आए, ठीक है, जो इतने भी हमारे मेजर न्यूज़पेपर्स हैं वो हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। जैसे द हिंदू हो गया, पीआईबी हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, पीआरएस हो गया, जनसत्ता हो गया, जागरण हो गया।